हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग यहाँ पे अपना क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पहले बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग इक्वेशंस को पहचानना सीखा हुआ था, उसी को आगे से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशंस दे रखी हुई हैं, हमें देख के पहचानना है कि कौन सा बैलेंस इक्वेशन है और कौन सा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे कैसे देखेंगे कि बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, तो हम कैसे करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशंस दी होती हैं, पहले हम उनमें ये देखेंगे कि हमारे गिवन इक्वेशंस में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। जो जो एटम प्रेजेंट होंगे उनको हम एक लिस्ट बनाएंगे और हम उनको ऐसे यहाँ पे पहले एलिमेंट्स अपना रिप्रेजेंट करेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्टेंट में उन एटम्स के मतलब उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट के लिखेंगे। ठीक, तो जैसे कि हमने यहाँ पे अपना पहला लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना क्या फर्स्ट इक्वेशन लिया, इसमें हमारे पहले देखेंगे कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक, 4 एलिमेंट्स। तो जिंक एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, जिंक पहले यहाँ पे लिखेंगे ना, लिस्ट में लिखेंगे कौन कौन से प्रेजेंट हैं। पहले तो जिंक, फिर हाइड्रोजन है हमारा, फिर है हमारा सल्फर और फिर है ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन से होते हैं, जो हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे आरएचएस साइड में होते हैं, एलएचएस साइड में होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो हमारे आरएचएस साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब हम लोग अपने रिएक्टेंट में देखेंगे जिंक एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो जिंक के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं हमारे रिएक्टेंट में, 1। कितने प्रेजेंट हैं, 1। अब फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। तो हाइड्रोजन के सफिक्स में कितना लिखा हुआ है, 2। तो मतलब हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। अब चलते हैं सल्फर। सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, सल्फर के 1। और फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो एटम के सफिक्स में 4 लिखा हुआ है ना, तो इसमें कितने प्रेजेंट हैं, इसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन के 4 एटम। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट के पास। अब देखते हैं प्रोडक्ट में जिंक के कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे जिंक के कितने एटम प्रेजेंट है, 1। इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना, और इसके सफिक्स में भी 1 ही है। जिसके सफिक्स में कुछ नहीं लिखा होता है वहां पे हम 1 मानते हैं। तो यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है जिंक के, 1। अब चलते हैं अपने हाइड्रोजन के पास, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने हाइड्रोजन को ले रखा हुआ है ना, तो हम हाइड्रोजन को देखेंगे। इसमें तो हाइड्रोजन कहीं है नहीं। अब इसमें चलते हैं, इसके पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। अब चलते हैं सल्फर के पास। सल्फर यहाँ पे कितना है, सल्फर हमारे पास 1 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो अब हम लोग देख सकते हैं ना कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, सब में एलिमेंट्स के नंबर्स सेम हैं। तो ये कैसी इक्वेशन कहलाएगी, ये इक्वेशन हमारी, ये केमिकल इक्वेशन हमारी कैसी होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब हम लोग चलते हैं दूसरी इक्वेशन देखेंगे। ठीक, हम लोग जान गए ना कि ये बैलेंस है। अब दूसरी देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो पहले जो हमारी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है उसमें हम लोग काउंट करेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे सोडियम है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 4। हमारे पास यहाँ पर भी 1 2 3 4 एटम प्रेजेंट हैं। ठीक, 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और सोडियम। अब हम लोग काउंट करेंगे कि हमारे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स के यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट हैं,
2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पे? 3। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे सल्फर के पास। सल्फर कितना है? सल्फर है हमारा 1। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के नीचे सफिक्स में 4 लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो 4 और 1 5। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 5। अब चलते हैं सोडियम के पास। तो सोडियम हमारा यहाँ पे कितना है? सोडियम केवल 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। अब हमने क्या रिएक्टेंट में तो देख लिया, अब हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट के पास। प्रोडक्ट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पहले हाइड्रोजन काउंट करा था ना, तो यहाँ पे भी पहले हाइड्रोजन काउंट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। फिर आते हैं सल्फर के पास। सल्फर कितना है? सल्फर भी 1 ही है। फिर आते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 1 5, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। अब आते हैं सोडियम के पास। तो यहाँ पे सोडियम कितना है? 2, क्योंकि इसके सफिक्स में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 5 है, तो यहाँ पे भी 5 है, लेकिन सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, मतलब हमारा हाइड्रोजन और सोडियम बैलेंस नहीं है। तो ये कैसा इक्वेशन होगा? ये हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो कैसा है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब ऐसे ही अपना मैग्नीशियम वाला देखेंगे, थर्ड इक्वेशन। आप लोग ऐसे लिस्ट बना करके पहचान सकते हो कि कौन सा बैलेंस इक्वेशन है, कौन सा अनबैलेंस इक्वेशन है। और अगर आप ऐसे धीरे धीरे बनाते रहोगे तो फिर आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही देख के समझ में आ जाएगा कि कौन सा बैलेंस इक्वेशन है और कौन सा अनबैलेंस इक्वेशन है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। हमारे थर्ड इक्वेशन में हमारे पास केवल 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो हम लोग पहले अपने एलिमेंट्स में यहाँ पे लिख लेंगे कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। फिर अब हम लोग देखेंगे हमारे रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है? 1 और ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। मतलब ये हमारा बैलेंस इक्वेशन नहीं है, ये हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये कैसा इक्वेशन है हमारा? ये हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक, तो अब आप लोग पहचान लेंगे बैलेंस अनबैलेंस। अब हम लोग क्या देखेंगे? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको बैलेंस करना सीखेंगे। तो बैलेंस करने से पहले यह आता है कि हम लोग एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते क्यों हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2H2O, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हमारे वाटर का फॉर्मूला हो गया, ये हमारे वाटर का फॉर्मूला हो गया, और इसके सफिक्स में 2 लगा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें हमारे हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट है? हम लोग जो इसके सफिक्स में लिखा होगा उसको और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 2, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। और हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के सफिक्स में तो कुछ लिखा नहीं है, तो जहां पे कुछ नहीं लिखा रहता है वहां पे हम लोग मान के चलते हैं कि 1 लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन के नंबर कितने होंगे? 1 into 2, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे ये लिखा रहेगा कोफिशिएंट, वो हमारे अंदर जितने भी एटम्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? 2 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। सेम जैसे कि हमने क्या Cr2
जैसे हमने ले लिया ना K2Cr2O7, हमने ये ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे, और अगर हमने यहाँ पे इसके आगे कॉफिशिएंट लगा दिया, समझ लो हमने यहाँ पे कॉफिशिएंट लगा दिया 4। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास यहाँ पोटेशियम के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, पोटेशियम के कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो आप कैसे बताएंगे? ये नहीं, आप ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे आपने बता दिया 4 + 2, मतलब हमारे पास पोटेशियम के 6 एटम प्रेजेंट है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। हमारे पास जो भी ये कॉफिशिएंट है, ये हमारे अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके सफिक्स में जितना लिखा है उससे मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेशियम के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम लोग बताएंगे 4 × 2 8, मतलब हमारे पास पोटेशियम के 8 एटम्स प्रेजेंट हैं। और मैं आपसे पूछूं क्रोमियम के कितने हैं, तो फिर भी आप ऐसे ही बताएंगे। इसके सफिक्स में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है ना, तो इसके सफिक्स में 2, और हमारे बाहर जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो फिर हमारे पास क्रोमियम के भी 8 एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे। ऑक्सीजन के सफिक्स में 7 लिखा हुआ है, और हमारा जो कोफिशिएंट है वो बाहर 4 है, तो अब इसके ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 7 × 4 मतलब 28, मतलब ऑक्सीजन के 28 एटम्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि हमारा जो भी केमिकल फॉर्मूला होगा उसके बाहर जो कोफिशिएंट लिखा होगा, तो हमारे केमिकल फॉर्मूले में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे वो हमारा कोफिशिएंट सारे एटम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग पहचानेंगे कि हमारे केमिकल, जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होगा उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। इसी मतलब ऐसे ही काउंट करके हम लोग बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि जितना हमारे रिएक्टेंट में होगा उतना ही हमारे प्रोडक्ट में होगा। तो अगर हमको काउंट करने नहीं आएगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक। अब फिर चलो हम लोग देखते हैं आगे। फिर आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ रखा हुआ है। लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये कहा गया था कि जो मास होता है वो ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन होगा उसके रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ मास इक्वल होना चाहिए, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम इधर प्रेजेंट हो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स इधर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। तो अगर कोई पूछे कि हम लोग केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करते हैं, तो हम लोग केमिकल इक्वेशन क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। जो प्रोडक्ट का मास है वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। जो हमारे रिएक्टेंट का मास हो और जो हमारे प्रोडक्ट का टोटल मास हो, दोनों कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब हम आगे देखते हैं बैलेंसिंग। फिर क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस मींस मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। मतलब हम लोग जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हमारे बोथ साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, ठीक। फिर क्या है? केमिकल इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग केमिकल इक्वेशन को इसीलिए सेटिस्फाई मतलब बैलेंस करते हैं क्योंकि जब हम लोग बैलेंस को मतलब इक्वेशन को क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे, तो वो सेटिस्फाई करेगा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो हमारे पास बैलेंस इक्वेशन होगी उसको हम लोग कैसे मतलब बैलेंस करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखा हुआ है एक मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड उसके अकॉर्डिंग क्या है? पहले जो क्या हमारे पास या तो पहले वर्ड इक्वेशंस दी होगी, तो जो हमारे पास वर्ड इक्वेशंस दी होगी
तो उसमें जो कंपाउंड्स यूज किए जा रहे हैं हम उनका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक, वर्ड इक्वेशन दी है तो वर्ड इक्वेशन से हम लोग क्या बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। और फिर केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। अगर वो अनबैलेंस है तो हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। ठीक, तो पहला क्या करते हैं हम लोग कि ड्रॉ द बॉक्स। जैसे अगर हमारे पास कोई भी वो दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके अराउंड हम लोग बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक, जैसे कि हमारे पास ये देखें ना, ये है जैसे कि हम लोग यहां पे लें H2O प्लस Fe। अगर हमने लिया इसे, ठीक, तो हमारा इधर क्या बनता है, हमारा Fe2O3 क्या बनेगा, Fe2O3 और प्लस H2 गैस। ठीक, तो हम लोग गैस को कैसे डोनेट करते हैं, ऐसे एरो लगाकर। ठीक, क्योंकि गैस हमारी इवॉल्व हो जाती है। ठीक, तो अब हम पहले हमारे हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या कहा गया है, जो भी हमारा केमिकल फॉर्मूला होगा हम लोग उसके अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। बॉक्स ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि अब आप इस फॉर्मूले में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। मतलब अगर हमें कोई नंबर नहीं बैलेंस है तो हम इसके अंदर नहीं डिस्टर्ब करेंगे। हम लोग जो ये बॉक्स है उसके बाहर ही कोई कोफिशिएंट लगा सकते हैं, जो भी मतलब हमें जो भी बैलेंस करने के लिए जो भी चीज मल्टीप्लाई करना हो जिस भी कोफिशिएंट से, वो हम लोग बाहर ही रखेंगे, अंदर नहीं वो करेंगे। अगर हमने अंदर कोई भी चीज डिस्टर्ब करी तो केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। ठीक, तो पहले हमारा क्या होता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बॉक्स ड्रॉ करेंगे अराउंड ईच फॉर्मूला। सभी फॉर्मूले के अराउंड हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड। मतलब उस बॉक्स के इनसाइड में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे जब हम लोग इक्वेशन बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर जो हमारे पास इक्वेशन में हमारे जो भी आइटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाएंगे पहले। ठीक, हम लोग लिस्ट बनाएंगे और उन लिस्ट में सारे एलिमेंट्स को रखेंगे। ठीक, चलो हम लोग करके देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं। ठीक, जैसे क्या, हम लोग अपना ये वाला इक्वेशन लेते हैं, पहले ये वाला इक्वेशन लेते हैं, थोड़ा ऊपर लिख दें साफ साफ। बहुत पतली हो गई। ठीक, क्या लिया हमने यहाँ पे H2O, ये किसका फॉर्मूला है, ये है हमारे वाटर का फॉर्मूला। फिर हमने यहाँ पे ले लिया आयरन। ठीक, और फिर ये एरो, ये हमारा रिएक्टेंट साइड होता है। फिर हमारा ये एरो होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फिर हमारा यहाँ पे बनता है प्रोडक्ट Fe2O3 और फिर क्या बनता है हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब हम लोग हमारा पहला स्टेप क्या है, हमारा पहला स्टेप है कि जो भी हमारा फॉर्मूला दिया होगा हम लोग उसके अराउंड क्या ड्रॉ करेंगे, बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। ठीक, हमने क्या कर लिया, पहले बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। मतलब हमें इसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक, क्योंकि अगर हम लोग इसके अंदर छेड़खानी करेंगे तो हमारा फॉर्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर जैसे यहाँ पे वाटर में चेंज किया तो ये वो अगर हमने यहाँ पे कुछ लगा दिया तो वाटर रह ही नहीं जाएगा, कुछ और बन जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ, कर लिया हम लोगों ने ऐसा। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारे इस गिवन इक्वेशन में कौन कौन से
एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको लिस्ट करेंगे। ठीक, तो लिस्ट कैसे करेंगे? एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे रिएक्टेंट में है, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, अब हम एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन और आयरन। ठीक, तो यहाँ पे पहले हमने हाइड्रोजन लिख लिया, फिर ऑक्सीजन लिख लिया और फिर लिख लिया आयरन। अब हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे अपने रिएक्टेंट में कि हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीजन के 1 एटम प्रेजेंट है, और आयरन के भी हमारे पास 1 आइटम प्रेजेंट है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में चलते हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 हैं, आयरन के 2 हैं, और ऑक्सीजन के 3 हैं। पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 हैं, और आयरन के 2 हैं। ठीक, अब देखो ये हमारी इक्वेशन कैसी है? ये हमारी केमिकल इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोगों को इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? हम लोगों ने 2 स्टेप तक पढ़ लिया ना, 2 स्टेप तक कर लिया। पहले क्या करा हम लोगों ने? पहले जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन गिवन है उसको जितने उसमें मतलब जितने भी कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं उनको हम लोग एक किसमें कर लेंगे? बॉक्स में कर लेंगे। फिर दूसरा क्या है? सारे एलिमेंट्स को क्या एक लिस्ट में लिख लेंगे और ऐसे काउंट करके इनके नंबर्स को लिख लेंगे। फिर क्या है हमारा थर्ड? क्या है? थर्ड है हमारा थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है कि हम लोग उन कंपाउंड को जो हमारी केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें से हम उस फॉर्मूले को पकड़ेंगे जिनमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, क्या है? कंपाउंड दैट कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हम लोग उस कंपाउंड को लेंगे जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, अब वो चाहे रिएक्टेंट के हो और चाहे प्रोडक्ट के हो। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे इसमें कौन सा है। हमारे इसमें सबसे बड़ा नंबर वाला कंपाउंड कौन सा है? तो ये है हमारा, क्या है? ये है Fe2O3। ये हमारे सबसे बड़े एटम्स वाला कंपाउंड है। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा फोर्थ स्टेप है हमारा इन द कंपाउंड। अब उस कंपाउंड में से भी हमें उस एटम को पहले काउंट करना है जिनमें उस एटम को सबसे पहले बैलेंस करना है जिनका नंबर सबसे ज्यादा हो। मतलब जैसे हमने इसको चूज तो कर लिया है ना, हमने इसको चूज कर लिया, जैसे हमने इसको चूज कर लिया ना, हमने इसको चूज किया। अब इसमें से भी हम वो देखेंगे जिनका नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। मतलब इस कंपाउंड में तो 2 एटम्स है, एक है ये आयरन और एक है ऑक्सीजन। तो आयरन के तो केवल 2 ही एटम्स प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के 3। तो हम लोग सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 3 है, और इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब हम लोग 1 को 3 कैसे बनाएं? तो हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अंदर तो हम लोग इसको टच नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर अंदर टच किया तो क्या हो जाएगा? हमारा केमिकल फॉर्मूला ही डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। चलो भाई, अब इधर हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब आ गई प्रॉब्लम किसमें? हमारे हाइड्रोजन में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे तो हाइड्रोजन 6 ही नहीं है हमारे पास। ठीक, अब हम लोगों को इधर भी अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो अभी उसको हम हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करेंगे। इसके बाद पहले आते हैं इधर आयरन के पास। इधर हमारे पास आयरन कितना है? आयरन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, और इधर हमारे पास आयरन के कितने प्रेजेंट हैं? आयरन के केवल 1 ही है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। अब तो हो गए ना हमारे। अगर हमने यहाँ पे क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और आयरन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो भाई बैलेंस हो गए। अब हमारा डिस्टर्ब हो गया ये, क्योंकि ये भी तो हो गया ना 3 से मल्टीप्लाई, अब तो ये 6 हो गया और ये तो 2 ही रह गया।
अब इसे भी तो बैलेंस करना है हमें, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया ना, और यहाँ पे 2 है, तो 2 को 6 कैसे बनाया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 into 6 हो जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारी ये बैलेंस इक्वेशन हो गई ना, अब ये हमारी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब आप एटम्स को काउंट करके देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 6 और प्रोडक्ट में भी 6, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 3 और प्रोडक्ट में भी 3, और आयरन के 2 और प्रोडक्ट में भी 2।